नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। देश का आम बजट 2023 पेश होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय लेखा जोखा पेश करेंगी। पूरे देश की निगाहें बजट में की जाने वाली घोषणाओं पर लगी हैं। दरअसल ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक है। सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है? सबसे पहले और सबसे बड़ी उम्मीद देश के टैक्स पेयर्स को रहती है कि सरकार उन्हें कुछ छूट देगी। बीते साल के बजट में टैक्स छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले 2024 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स छूट का तोहफा निकलेगा, जो उन्हें महंगाई से राहत देने वाला साबित होगा। देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक सबकी नजर रहती है। खास बात आम आदमी इस बार के आम बजट में महंगाई भले ही रेपो रेट में लगातार 5 बार इजाफा करने के आरबीआई के फैसले से महंगाई दर लागू में आ गई है, लेकिन फिर भी जरूरी सामानों के दाम में तेजी से लोगों को बेहाल कर रखा है। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सभी ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। वहीं बजट से किसानों को भी इस बार खासी उम्मीद है। किसानों को आस है कि सरकार बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नगद सहायता को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 3 किस्तों में लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए यानी साल में 6,000 रुपए भेजती है। योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को भेजी गई थी। अब किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। 5वीं सबसे बड़ी उम्मीद देश के युवाओं को आम बजट से है कि सरकार उन पर ध्यान देते हुए रोजगार के मोर्चे पर बड़े ऐलान कर सकती है। देश में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को भरने के साथ ही पीआईएल स्कीम की नई सेक्टर्स को जोड़ते हुए केंद्र रोजगार के नए मौके पैदा करने पर जोर दे सकती है। इसके साथ ही खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे अहम जरिया बनी मनरेगा योजना के बजट में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही देश की आम जनता की बढ़ी उम्मीदों में पैसों की बचत के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और सस्ते इलाज भी शामिल हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी, किन वजह से महत्वपूर्ण है ये बजट? जी मयूरी, आपको बता दें कि मोदी सरकार की 2.0 की सरकार चल रही है और ये बजट कहीं ना कहीं देखें तो केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश कर रही हैं और लगातार वो अगर बात करें तो 2019 से और 2023 का बजट वो पढ़ने जा रही हैं। आज अगर बात की जाए तो संसद भवन के अंदर में वो बजट को प्रस्तुत करेंगी, जहां बात करें तो पक्ष और विपक्ष यानी कि यस और नो लॉबी दोनों की मौजूदगी में बजट पेश किया जाएगा। और मयूरी, अगर बात करें तो हर एक वर्ग की निगाहें आज कहीं ना कहीं देखें तो आज के आम बजट पे है। आपको बताएं कि 1 फरवरी का डेट पूर्व जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। पहले ये बजट मार्च में पेश किया जाता था। और बात करें तो इस आम बजट से हर एक वर्ग की जो आशा अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो बजट पेश करती है, सरकार की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हैं उसमें किस वर्गों को क्या लाभ देती हैं और किसको अगर देखें तो जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, चाहे बात की जाए उज्ज्वला योजना, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि, चाहे बात की जाए नमामि गंगे, ऐसे तमाम जो योजनाएं हैं और जो सब्सिडी की योजनाएं हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ इसमें बढ़ोतरी की बातें कही जा रही हैं। और मयूरी, अगर बात करें तो देश के अंदर में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो इस बार का जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित करने वाला होगा। जहां पिछले बजट में सोना, छाता
एवं जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसमें कहीं ना कहीं टैक्स का जो सीमा था उसको बढ़ाया गया था। तो इस बार माना ये जा रहा है कि रोजमर्रा और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं उसके मूल्यों में इजाफा देखने को मिलेगा, टैक्सों में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि जहां देश के अगर रेल मंत्री बीते दिनों अपने बयान में कहा था कि हम बजट में इस बार कुछ अलग विशेष मांगेंगे जिससे जो रेल की विकास है भारत के अंदर में, चाहे बात की जाए तो अगर देखें तो रेलवे के अंदर में वंदे मातरम की जैसी 100 ट्रेनें चलाने की एक लक्ष्य तय किए गए हैं। तो इस बजट में ये भी होगा कि कैसे हम उन तमाम वादों को पूरा कर सके। साथ ही अगर देखा जाए तो 2023 में विधानसभा के चुनाव है और 24 में भी चुनाव है, तो क्या इसको देखते हुए सरकार क्या कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है? जी मयूरी, बिल्कुल अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो भी वादे किए गए हैं संकल्प पत्र के अंदर में, जो 2019 चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर में जो लोक संकल्प पत्र जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, यानी कि मैनिफेस्टो, उसमें किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिससे जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में उसमें विपक्ष उस पर कहीं ना कहीं सवाल न खड़ा कर सके। साथ ही मयूरी अगर बात की जाए तो आम में अगर देखें तो देश के अंदर में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। साथ ही अगर बात की जाए तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन सभी राज्यों में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको लाभ मिल सके। वहीं अगर बात की जाए तो देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां 80 सीटें आती हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी में एक अहम किरदार निभाता उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ विशेष पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है और विशेष तरीके से उस बजट का भी प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही मयूरी अगर बात करें तो इस आम बजट से आमतौर पे जो तमाम चीज़ों के रेट बढ़े हैं, बात की जाए रसोई गैस, चाहे बात की जाए रोजमर्रा की जो उपयोग की चीज़ें हैं, चाहे बात की जाए पेट्रोल डीजल, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आएगा। और देखने वाली बात यह होगी कि वित्त मंत्री जी की तरफ से क्या आम जनमानस को इन सभी जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं उस पर क्या रियायत दी जाती है, वो देखने वाली बात होगी। मगर बात करें तो कल राष्ट्रपति महामहिम देखा जाए तो देश में मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है, तो क्या इसका भी असर देखने को बजट में मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देश के अंदर और साथ साथ विश्व के अंदर में आर्थिक मंदी की आशंका लगाई गई है। तो इसको देखते हुए जो टैक्स पेयर है यानी कि जो एसएलपी है उसको कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। आपने देखा कि जब देश के अंदर में कोरोना वायरस कहीं ना कहीं प्रकोप पूरा विश्व झेल रहा था, साथ ही साथ भारत के अंदर में जब बजट पेश हुआ तो उसमें टैक्स पेयर को कुछ ऐसे प्रावधान नहीं दिए गए कि उसको कहीं ना कहीं लाभ मिले। तो देखने वाली बात यह होगी कि टैक्स पेयर के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या रियायतें दी जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर टूरिस्ट के विकास के लिए भी कहा जा रहा है कि हर एक राज्यों में जो प्रमुख सैलानी क्षेत्र है जहां पे लोग भ्रमण के लिए जाते हैं उसको सौंदर्यीकरण और उसके विकास को लेकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उसके लिए भी कुछ प्रावधान करेंगी। साथ ही अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन से अब जी अगर किसानों की बात करें तो कहा जाता है कि ये देश किसानों का है और किसान से ही देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। तो किसानों के लिए जहां केंद्र सरकार पहले से किसान सम्मान निधि के तहत हर तिमाही 2000 रुपए उन्हें देती है कि आप अपने खेती में उपयोग करें, तो माना यह जा रहा है कि किसान सम्मान निधि के अंदर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात करें तो जो तमाम खाद है, पेस्टिसाइड है, मोनोसाइड है, हर्बोसाइड है, उसके अंदर में यानी कि जो कृषि संबंधित दवाएं हैं या बीज है, जो संशोधित बीज हैं, उसके अंदर भी सरकार कुछ सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। वहीं अगर बात की जाए किसान सम्मान निधि की जो रकम है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम बजट में किन किन वर्गों को ध्यान दिया गया है और ये बजट किन किन वर्गों को कितना बेहतर होगा, और वो बजट पेश होने के बाद हम जरूर आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि आम बजट को लेकर उनका क्या सोचना है।
साथ ही अब देखने वाली बात ये भी होगी कि विवांशु, बजट देश से के अंदर पहले में सरकार को अलग अलग घेरने के जगहों लिए पे व्यापार कांग्रेस ने मंडल है, बैठक बुलाई व्यापार। है। जी मयूरी, आपने सही कहा कि देश के अंदर में आज बजट पेश हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी शांत नहीं बैठी है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस संसद के अंदर में बैठी हुई है। कांग्रेस अपने सभी सांसदों के साथ आज एक बैठक कर रही है, जिसमें वो बजट के दौरान जो भी लोग छूटते हैं, जो वर्ग छूटता है, जिसे लाभ की आवश्यकता है, उस पर कहीं ना कहीं वो सवाल उठाते हुए नजर आएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो आज अगर देखें तो अब तक संसद के अंदर में सबसे लंबा बजट बीते दिन निर्मला सीतारमण बीते साल दी थी। तो क्या इस बार के बजट को जो अभिभाषण होगा उनका, वो कितने लंबे होगा और कितने पन्नों का होगा? क्योंकि बात की जाए तो इस बार पन्नों को गायब करके टैबलेट के पन्नों से पढ़ा जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बजट को पढ़ा जाएगा। अगर बात की जाए तो आज बजट के दौरान यस लॉबी और नो लॉबी के सभी सांसदगण मौजूद रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष की एक बैठक रखी गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे, इसमें क्या रणनीति के तहत सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। वहीं बात की जाए तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, चाहे बात की जाए डिफेंस, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही रणनीति तैयार कर चुकी है। साथ ही आपको बताएं कि अगर विवांशु, जो बजट है वो राष्ट्रपति ने पहले से बजट छप को चुका है। औपचारिक देखने वाली मंजूरी बात दे ये दी है, होगी। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की आज शुरुआत होगी और आज राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान है कि बजट प्रस्तुत करने से पहले देश के जो सर्वेसर्वा है, यानी कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी सहमति के बाद बजट पेश किया जाएगा। और अभी अगर बात करें तो देश की महामहिम ने अपने देखे तो उस पर मुहर लगा दी है बजट को लेकर। अब अगर बात करें तो धीरे धीरे तमाम सांसद हैं वो संसद भवन पहुंच रहे हैं और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बजट में वो क्या क्या चीजें लाती हैं, किन वर्गों के लिए रियायतें लाती हैं, किन वर्गों के लिए कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो कहाँ बढ़ती है। वहीं अब माना ये जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तमाम चीज़ों के अंदर में जीएसटी में कहीं ना कहीं रियायत देते हुए नजर आएगी। और अन्य राज्यों में जो पर्यटक है, साथ ही साथ जो वहाँ के तमाम, अगर देखें तो हर राज्य की एक अलग पहचान है, तो उसको लेकर केंद्र सरकार इस बजट में क्या व्यवस्था करती है। जी विवांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका फिर से रुख करेंगे। बता दें मोदी सरकार का बता दें 5वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बता दें आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, हर एक तबके, हर एक वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। हर कोई आस लगाए बैठा हुआ है। देश का आम बजट 2023 पेश होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय लेखा जोखा पेश करेंगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना बजट पेश करेंगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बजट में? देखिए मयूरी, सबसे पहली बात कि देश का 75वां बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना कुल 5वां बजट पेश करेगी। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है और इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार कोई भी मौका नहीं चूकेगी इस बजट से लोगों को लुभाने का। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है, उसको लुभाने का। क्योंकि अगर हम बात करें तो खासा कुछ टैक्स छूट मिडिल क्लास को मिल नहीं पाता है। इसके पहले 2.5 लाख तक की सीमा तैयार की गई थी टैक्स में छूट की, जो बढ़ा के 5 लाख तक की जा सकती है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें मयूरी, तो हेल्थ सेक्टर में इस बार इजाफा हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जिस तरह से कि भारत की जो हेल्थ सेक्टर बिखरा था कोरोना में, जो धराशायी हुआ था, उसके बाद से वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, उस हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कीजिए, लैब टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, तो इसमें जो है इजाफा हो सकता है। कम से कम 20 से 30% जो है पिछली बार से हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया जा सकता है। अगर पिछली बार की बात करें तो हेल्थ सेक्टर के नाम पे 86
1200 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है, एक्सपर्ट ये उम्मीद जता रहे हैं कि 20 से 30% तक जो है हेल्थ सेक्टर में बजट बढ़ाया जा सकता है। और विवेक, आने अगर वाले देखा समय की जाए अगर तो बात इस करें बार तो लोगों को कृषि के सबसे क्षेत्र ज्यादा में उम्मीदें हैं वो शिक्षा को लेकर है, रोजगार को लेकर है, महंगाई को लेकर है, टैक्स को लेकर है। तो क्या लगता है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हर एक पहलू को मोदी सरकार छूने का प्रयास करेगी इस बजट से, क्योंकि ये उनका इस कार्यकाल में आखिरी बजट है और ये बजट जो है आने वाले समय की, आने वाले चुनाव की कई जो है दिशा निर्देश को भी निर्देशित करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ सेक्टर में 20 से 30% का बढ़ावा देखा जा सकता है। कुल हिसाब से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस प्रकार से कोरोना के बाद कई चीज़ें जो है धरातल स्तर पर फीकी साबित हुई थी, धराशायी हो गया था पूरा हेल्थ सेक्टर, उसके बाद से जो है पूरी तरीके से बदलाव देख सकते हैं। कुल 86,200 करोड़ का पिछला बजट है, जिसको 20 से 30% तक जो बढ़ा दिया जा सकता है। आने वाले समय में अगर हम बात करें, इनोवेशन की बात करें या फिर मीडिया सेक्टर की बात करें, जिस प्रकार से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कृषि संबंधी चीज़ों की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर आप देख लीजिए डिफेंस की बात करें, हर जगह मोदी सरकार जो है कुछ न कुछ अच्छा करने का इस बजट के साथ उम्मीद लेकर दिखाई देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव होने वाले हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो स्कीम निकली है प्रधानमंत्री कि वो हर महीने कुछ न कुछ पैसे जो है किसानों के खाते में जा रहे हैं। उसके बाद से जो एमएसपी की बात है, जो गन्ने की एमएसपी की बात है, अन्य फसलों की एमएसपी की बात है, उस पर जो है कुछ चीज़ें निर्धारित होगी, चाहे किसानों का भी इसमें कुछ सहयोग मिले, उनको किसानों को भी कुछ अच्छी स्कीम से लाभ दे पाए बजट से। बाकी शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो और भी ज़्यादा कई हाईटेक कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसके बाद जो विदेशी कैंपस, जो विदेशी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में आके अपने कैंपस खोलेगी और वहाँ से लड़के जो यहाँ के जो प्रतिभावान लड़के जो संसाधनों की कमी से वहाँ जाके पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वो उसके इस कैंपस में लड़के पढ़ाई कर पाएंगे। मेहुरी विवेक, अगर देखा जाए तो 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या इसको देखते हुए सरकार कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है? जी बिल्कुल, जैसे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें 5 कुल बड़े राज्य हैं और अगले ही दिन जो है, अगले ही साल जो है वो लोकसभा के चुनाव है। तो कुल ये 2023 का साल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम है और उसने अपने इस साल की शुरुआत से ही जो है संगठन में बदलाव करके इसके बारीकी से संकेत भी दे दिए थे। बाकी जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और जो एक लोकसभा चुनाव है, तो ये काफ़ी व्यापक स्तर पर ये चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से रोजगार और एजुकेशन लोन की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी में कुछ बड़ा हो सकता है। छोटे मोटे उद्योगों के लिए कुछ प्लान तैयार किए जा सकते हैं। मनरेगा को मिलने वाले पैसे को भी इस साल बढ़ाए जाने की उम्मीद है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है उसको बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे रोजगार पैदा हो सके। जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसके तहत कुल 50,85,000 नौकरियां जो है वो पिछले साल ही दी जानी थी, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है 28% जो है लोगों को टारगेट किया जाएगा इन नौकरियों के जरिए और कुल 70 लाख जो है वो नौकरियां दी जाएगी। जो 58 लाख से बढ़ा के इसको 70 लाख किया जाएगा, कुल 28% की बढ़ोतरी जो है ये इस स्कीम की तरह होगी। अगर हम गैजेट्स की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, तो मोबाइल फ़ोन बनने में इस्तेमाल होने वाले जो आइटम्स होते हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जो ड्यूटी है उसको घटाएंगे ताकि ये मार्केट डिमांड पे बनी रहे। दूसरी बात, मार्केट की जो मांग है मोबाइल पे जो 18% की जीएसटी लगती है उसको घटा के 12% तक कर दिया जाएगा। और अगर हेल्थ सेक्टर की जीएसटी की बात करें, जो हेल्थ सेक्टर में जीएसटी लगती थी, एक्सपर्ट का मानना है उस 18% जीएसटी को घटा के 5% कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को कुछ राहत भी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कृषि संबंधी जो क्षेत्र है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कुल 2 लाख करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। पिछली बार 1,32,000 करोड़ रुपए तक बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया कृषि के क्षेत्र को मिलने में। अगर हम डिफेंस की बात करें, भारत की रक्षा की बात करें, जो जिस डिफेंस के तहत भारतीय सेना जो है देश की सुरक्षा करती है, अगर उसकी बात करें तो सरकार की प्राथमिकता जो है मेक इन इंडिया के थ्रू बनने वाले जो हथियार है, टेक्नोलॉजी है, उनका उपयोग करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रक्षा का बजट काफ़ी तय होता है, क्योंकि इसके जो 70% रक्षा बजट के जो 70% हिस्सा होता है वो लोगों की पेंशन में खर्च हो जाता है, सैलरियों में खर्च हो जाता है और 30% में ही
हमको अपने डिफेंस पे काम करना होता है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि जो डिफेंस का बजट है, रक्षा बजट है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कम से कम 10% तक बढ़ोतरी विवेक, हो जो सकती है। देश पिछले का साल से सबसे पिछले निचला साल तबका है 5.25 उसकी लाख क्या करोड़ रुपए कुछ रक्षा बजट उम्मीदें में हैं दिए इस गए थे। बजट से? विवेक, इस देश का जो सबसे निचला तबका है उसकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? आपका बात विवेक हमारी? विवेक से जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो पूरे देश की निगाहें बजट की जाने वाली घोषणाओं पर लगी है। दरअसल ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक हैं कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ी उम्मीद देश के टैक्स पेयर्स को रहती है कि सरकार उन्हें कुछ छूट देगी। बीते साल के बजट में टैक्स छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में टैक्स पेयर को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले 2024 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स छूट का तोहफा निकलेगा, जो उन्हें महंगाई से राहत देने वाला साबित होगा। देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक की सबकी नजर रहती है। आम आदमी इस बार के आम बजट में महंगाई भले ही रेपो रेट से लगातार 5 बार इजाफा करने के आरबीआई के फैसले से महंगाई दर काबू में आ गई है, लेकिन फिर भी जरूरी सामानों के दाम में तेजी से लोगों को बेहाल कर रखा है। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सभी ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। वहीं बजट से किसानों को भी इस बार खासी उम्मीद है। इस खबर पर एक बार फिर से रुख करेंगे विवेक का। विवेक, देश का जो सबसे निचला तबका है उसको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए मयूरी, देश का जो सबसे निचला तबका है उसको सबसे बड़ी दिक्कत जो है महंगाई से है। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर इस समय 1100 हो चुका है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे तो स्मृति ईरानी लगातार जो है विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, और उनकी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो 1100 रुपये गैस सिलेंडर के दाम हो चुके हैं, जिसमें 200 रुपये की सब्सिडी पिछले साल मई से दी जा रही है, इसको 1 साल तक और बढ़ाया जाएगा, जिससे इनकी दरों में जो है कमी दर्ज की जा सकती है। बाकी जो जीएसटी के रेट्स है अलग अलग जगह पे, उनको कम किया जा रहा है। जैसे हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, जहाँ पे 18% की जीएसटी लगती थी, वहाँ पे 5% की जीएसटी का उपयोग हो रहा है। मोबाइल फोन्स और गैजेट्स की बात करें, जहाँ पे 18% की जीएसटी लगती थी, अब वहाँ पे 12% जीएसटी लग रही है। तो जीएसटी के दामों को कम करके जो है जनता को थोड़ा राहत पहुँचाने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जनता पे जो है वो लोड नहीं पड़ेगा और जनता इस चीज़ को समझ सकेगी। अगर हम बात करें लोअर मिडिल क्लास की, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, उनके लिए टैक्स में स्लैब में छूट कितनी है, इसकी अगर बात करें तो 2014 में जो छूट 2.5 लाख रुपए दी गई थी, इससे 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अगर छूट बढ़ी तो लोअर इनकम क्लास को काफ़ी राहत होगी, बाजार में भी चंद पैसे आएंगे और इकोनॉमी को भी जो है वो सपोर्ट मिलेगा। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो 8 साल हो गए हैं, तब से कुछ भी नहीं बदला है, और इस बार टैक्स में छूट का दायरा भी बदल सकता है, जिससे 8 करोड़ से ज़्यादा जो है टैक्स पेयर्स जो भारत को टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स से भारत का विकास होता है, उनको फायदा होगा और इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मयूरी जी विवेक, अगर देखा जाए तो इस बजट से देश के हर एक लोगों को उम्मीद है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का। वहीं देश की महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ सौगात मिल सकती है? देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का संबंध सीधा रसोई गैस से होता है, सिलेंडर से होता है। तो इसमें जो सिलेंडर सबसे महंगा हो गया है, जो 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, उसमें सब्सिडी को 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 200-250 रुपये तक कीमत जो है इस सब्सिडी के तहत कम हो जाएगी। फिलहाल इतनी राहत महिलाओं के लिए मिल सकती है गैस सिलेंडर को लेकर, रसोई को लेकर। इसके बाद अगर हम बता दें कि अगर सबसे बड़ा अगर कोई विभाग है, प्रोजेक्ट है, तो रेलवे है। मैं बता दूं कि कोरोना काल के दौरान सीनियर सिटीजन के रेल किराए में जो छूट देनी बंद हो गई थी, उसको जो है इस बार भी ये छूट नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला आ रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये साफ कह चुके हैं कि जो सीनियर सिटीजन को छूट मिल रही थी, इस बार भी वो छूट देना बंद ही रहेगी, क्योंकि रेल का बजट भले ही बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन,
मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चल रही है, बरबरी साइनिंग प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने का टारगेट है। जितने भी बजट जो है वो पास होगा। रेलवे का भी बजट बढ़ने वाला है ताकि समय सीमा पे जितने प्रोजेक्ट लटके हुए हैं रेलवे के, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन का हो, वो तय समय से जल्दी वो पूरा किया जा सके। और आने वाले 2 सालों में कम से कम 400 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जानी है, जो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेंगी। इसके लिए कुल 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। मयूरी जी। विवेक, अगर देखा जाए तो जो ट्रेन में सीनियर सिटीजन्स होते थे उन्हें छूट मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साफ कह चुके हैं कि कोरोना के समय तक जो छूट मिलती थी कोरोना के पहले, वो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी और इसे फिर से चालू करने का कोई भी इरादा नहीं है। वो पहले भी बता चुके हैं कि रेलवे जो है काफी बड़ा विभाग है, बड़ी संपत्ति है, बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरह की छूटें जो आगे जारी करने के सोच के हिसाब से रेलवे काम नहीं कर रहा है। इस बार जो बजट जो बढ़ाया जा रहा है, जो 1800 करोड़ का बजट बढ़ाया जाएगा रेलवे का, इसमें ये छूट बिल्कुल ही बना कर दी गई है और रेलवे का साफ ये इरादा है कि जितने प्रोजेक्ट उसके बचे हुए हैं सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाए और 2 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों को उस पटरी पर उतारना है जो राजधानी और शताब्दी की जगह लेगी। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। बता दें, बीते साल के बजट में टैक्स छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में टैक्स पेयर को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले 2024 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स छूट का तोहफा मिलेगा, जो उन्हें महंगाई से राहत देने वाला साबित होगा। देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक सबकी नजर रहती है। आम आदमी इस बार के खास बजट में महंगाई भले ही रेपो रेट में लगातार 5 बार इजाफा करने के आरबीआई के फैसले से महंगाई दर काबू में आ गई है, लेकिन फिर भी जरूरी सामानों के दाम में तेजी से ने लोगों को बेहाल कर रखा है। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सभी ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। वहीं बजट से किसानों को भी इस बार खासी उम्मीद है। किसानों को आस है कि सरकार बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नगद सहायता को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वहीं अगर हम एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी लोगों को काफी उम्मीद है। बता दें कि हर एक वर्ग, हर एक तबके, देश के सभी लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं। हर कोई आस लगाए बैठा हुआ है। बता दें, आम आदमी इस बार के बजट से तमाम आस लगाए हुए हैं। बता दें, 2023-24 का वित्तीय लेखा जोखा पेश करेंगी वित्त मंत्री। पूरे देश की निगाहें इस बजट में की जाने वाली घोषणाओं पर है। दरअसल ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक है कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ी उम्मीद देश के टैक्स पेयर्स को है। वहीं हर एक क्षेत्र में लोगों ने उम्मीदें लगाए रखी है, फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तमाम क्षेत्रों के लोगों ने उम्मीदें लगाए रखी हैं। बता दें कि बीते साल बजट में टैक्स को छूट का ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में टैक्स पेयर्स को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं आपको बता दें कि 2024 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स छूट का तोहफा निकलेगा, जो उन्हें महंगाई की राहत देने वाला साबित होगा। देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक सबकी नजर रहती है। आम आदमी इस बार के आम बजट में महंगाई भले ही रेपो रेट में लगातार 5 बार इजाफा करने के आरबीआई के फैसले से महंगाई दर काबू में आ रही है, लेकिन फिर भी जरूरी सामानों के दाम में तेजी ने लोगों को बेहाल कर रखा है।
बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसके चुनावी होने की उम्मीद है। इस बजट से नौकरी पेशा वर्गों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। गत 9 वर्षों में टैक्स प्लस में बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा रेल, रक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए भी बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें यह बजट बनाने वाली अपनी टीम के साथ बता दें वर्तमान में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर व्यक्तियों के लिए सरकार में आयकर छूट प्राप्त है, जबकि नई कर व्यवस्था में धारा 87A के तहत छूट का उपयोग करके इसे 5 लाख रुपए तक मुक्त किया जा सकता है। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा, भले ही देश में कोरोना का प्रकोप खत्म हो गया हो। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, वित्त मंत्री सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी, वहीं देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक की नजर है। अगर हम बात करें शिक्षा के विभाग का, तो क्या कुछ सौगात मिल सकती है? जी मैरी, आपको बता दें ये केंद्र सरकार का 2023 का ये आखिरी बजट है और वही जो वित्त मंत्री सीतारमण है उनका ये 5वां बजट है। और आपको बता दें कि इस बार इस बजट से जो आम जनता उनको काफ़ी उम्मीद है, हर सेक्टर से उनको उम्मीद है, चाहे महंगाई बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो रेलवे से हो। तो आपको बता दें इस बार शिक्षा के जो है सभी जो स्टूडेंट है चाहे युवा है उनको इस पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकती हैं। और 3 साल से जो कोविड के समय से शिक्षा में जो काफ़ी प्रभाव पड़ा है उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेगी केंद्र सरकार। तो आपको बता रहे हैं कि जो 3 साल का जो शिक्षा का जो बजट था वो शिक्षा में जो काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और इसके अलावा जो बजट लेकर शिक्षा समाज के लिए जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं, शायद इस बार जो केंद्र सरकार है उस पर शायद खरे उतरे। जो आपको जैसे 2022-23 में सरकार एजुकेशन के लिए 1,04,277 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो कि पिछले साल मुकाबले काफ़ी अधिक था। शिक्षा बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,383 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसके लिए IIT के लिए 8,494 करोड़ रुपया किए थे और UG और SIT के लिए 5,302 करोड़ रुपया आवंटित किए थे। तो बजट में जो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है ये सबसे ज़्यादा जो है सही हो रहा है। और वही जो युवा है वो खास तौर पे जो डिजिटल एजुकेशन की मांग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि डिजिटल जो एजुकेशन है उसको और बढ़ाया जाए। तो पूरी तरह से यहाँ पे लखनऊ के जो सर्वे भी किया गया, हम जाकर खुद सर्वे किए, तो वहाँ जो युवा है उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार को शिक्षा पे बढ़ावा देना चाहिए, डिजिटल को करना चाहिए, जिससे हम आसानी से अपना जो फ्यूचर है वो बढ़ा सके, इससे जो रोजगार भी मिल सके। तो इसलिए केंद्र सरकार को साफ तौर पे जो है शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और उसे पूरी तरह से इसे और बढ़ावा देना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं 2021 और 2022 में जो सरकार है 93,294 करोड़ आवंटित किया था और इस बजट में उच्च शिक्षा के लिए 38,350 करोड़ रुपए और स्कूली शिक्षा के लिए 31,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। और लड़कियों के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना 1 करोड़ रुपए आवंटन किया था, जो पहले करीब 1100 करोड़ रुपया था। तो ऐसे था। और 2020 और 21 में ये भी 93,900 करोड़ आवंटित किया था और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपया आवंटन किया था, जिसके लिए इस बजट सरकार कौशल विकास क्षेत्र पर जोर दिया। और एजुकेशन सेक्टर आपको बात करें कौशल विकास का, तो कौशल विकास से जो युवाओं का रोजगार है वो काफ़ी बढ़ रहा है। आपको बता दें अभी तक 15 लाख लगभग ऐसे युवाओं को कौशल विकास से नौकरी मिल चुकी है। साफ तौर पर कौशल विकास मंत्री का भी कहना है कि कौशल विकास मंत्री यूपी हो चाहे तमाम पूरे देश में इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कौशल विकास एक युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा प्रगति शिक्षा के लिए ला रहा है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार को जो इस पर बढ़ावा देना चाहिए। आपको बता दें इस पर कौशल विकास पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसमें 2020 और 21 में पूरा जो आवंटित किया गया था वो 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था कौशल विकास पे।
वही बात करें, सरकार को जीडीपी का कम से कम 5% एजुकेशन सेक्टर को आवंटन देना चाहिए। सरकार जो पिछले साल जो एजुकेशन में दिया था प्राथमिकता, इस बार भी लोग यही चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा कहीं सरकार शिक्षा पे जोर दे। सुहानी, अगर देखा जाए तो इस बजट से देश के हर एक लोगों को उम्मीद है। अगर वहीं बात करें देश की महिलाओं और बेटियों को, तो उनको क्या उम्मीदें और क्या कुछ सौगात उनको मिल सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि इस बजट ये बजट जो है 2024 जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बजट है और ये केंद्र सरकार का आखिरी भी बजट है 2023 का। तो ये देखा जा रहा है साफ तौर पर जो यहाँ महिलाएं हैं वो अपने किचन का जो सामान है, खाने पीने का, वही एलपीजी गैस है, वो चाह रही हैं। साफ तौर पर उनका मांग है कि इसमें थोड़ा कम हो जाए और जो हमें सब्सिडी मिलता था वो मिले, तो क्योंकि अब खत्म कर दिया गया है। वहीं जब हम युवाओं के जो लड़कियों से बात की तो उनका यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़ावा करे केंद्र सरकार, क्योंकि जो लड़कियां हैं अभी भी कहीं पे जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई सही से नहीं मिलता है और वो अपनी जो कैरियर है शुरू नहीं कर पाती। तो ऐसी तमाम लड़कियां, युवाएं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे जोर देना चाहिए। और वहीं महिलाएं जो हैं उनका यही कहना है कि हम अपना जो गृहस्थी है वो सही से नहीं चला रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो एलपीजी गैस हो। तो ऐसी तमाम जो महिलाएं हैं उनका मांग है कि वो गैस पे वो ज़्यादा जोर दे और उसको थोड़ा कम करे। और वही कहना है कि जो सब्सिडी मिलता था वो भी खत्म हो गया, तो उस पर सरकार सोचे। जी धन्यवाद सुहानी, तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। जी मैं भी। बता दें, देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक सबकी नजर है। हर एक वर्ग के, हर एक तबके को इस बजट से उम्मीदें हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।